हमारी फिल्म की शुरुआत रात के वक्त एक घने और सुनसान जंगल से होती है। वहाँ हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ है। वो जान बचाकर भाग रही है और उसके चेहरे पर साफ डर दिख रहा है, मानो कोई भयानक चीज उसका पीछा कर रही हो। तभी अचानक झाड़ियों में से एक नकाब पोश आदमी बाहर निकलता है और उस पर हमला कर देता है। वो बेरहमी से उस लड़की पर चाकू से कई वार करता है जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। इतनी चोटें खाने के बाद भी वो लड़की किसी तरह जिंदा थी और वहाँ से बचने के लिए जमीन पर रेंगने लगती है। लेकिन उस जालिम को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। वो एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी उठाता है और इतनी जोर से वार करता है कि उस लड़की का शरीर दो हिस्सों में कट जाता है। अगली सुबह जंगल की उसी जगह पर हमें एक आदमी दिखाई देता है। उसे देखकर साफ लग रहा है कि वो अपनी गायब बेटी को ढूंढ रहा है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे जमीन पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अपनी बेटी के खून को देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। उसे शक होता है कि जंगल के किसी खूंखार जानवर ने उसकी बेटी को अपना शिकार बना लिया है। तभी अचानक उसे अपने पास किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जब वो मुड़कर देखता है तो उसे जंगल में घूमती हुई दो लड़कियां दिखाई देती हैं। इनमें से एक का नाम बाण है और दूसरी का नाम जेसिका है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो आदमी उन दोनों लड़कियों को बहुत ही अजीब और डरावनी नजरों से घूरने लगता है। दूसरी तरफ हमें मार्क नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी सोफिया दिखाई देते हैं। वे दोनों भी अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताने के लिए इसी जंगल में आए हुए हैं। दरअसल मार्क को अपने काम में काफी परेशानियां चल रही थीं, इसलिए वो इस भाग दौड़ और शोर शराबे वाली जिंदगी से दूर यहाँ थोड़ा सुकून पाने और मूड बदलने आया था। उधर बाण और उसकी सहेली जेसिका भी बेहद खुश नजर आ रही थीं और जंगल के माहौल का मजा ले रही थीं। जंगल का मौसम बहुत सुहाना था और हर तरफ चिड़ियों के चहकने की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन उन मासूम लड़कियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस मनहूस जंगल में उनका क्या भयानक अंजाम होने वाला है। इसी बीच बाण अपने दोस्त बेन को फोन लगाती है और उसे बताती है कि वो और जेसिका तय की गई जगह पर पहुंचने ही वाली है। बेन फोन पर जवाब देता है कि वो भी बस उनके पास पहुंचने ही वाला है। लेकिन फोन काटने से पहले वो बाण को बहुत सावधानी बरतने के लिए कहता है, क्योंकि ये जंगल खूंखार जानवरों से भरा पड़ा है। बाण ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ जेसिका है। अगर जंगली जानवरों ने उसे देख लिया तो जानवर ही डर कर भाग जाएंगे। दूसरी तरफ मार्क और सोफिया अभी भी जंगल में आगे बढ़ रहे थे। दरअसल इन लोगों का प्लान बाण और जेसिका से मिलकर एक तय जगह पर कैंप लगाने और साथ में वक्त बिताने का था। रास्ते में चलते हुए मार्क की नजर एक दूसरे कपल पर पड़ी जो पहले से ही वहां अपना कैंप लगाकर रह रहे थे। उन्हें देखकर मार्क को थोड़ी तसल्ली हुई कि ये जगह पूरी तरह सुरक्षित है और डरने की कोई बात नहीं है। तभी थोड़ी ही देर में काफी ढूंढने के बाद बाण और जेसिका भी मार्क और सोफिया के पास पहुंच गईं। अब बस उनके ग्रुप का आखिरी मेंबर बेन बचा था, जो साइकिल से रास्ते में था और कुछ ही देर में पहुंचने वाला था। इधर जो टूरिस्ट अपनी पत्नी के साथ जंगल में कैंप लगाकर मजे कर रहा था, वो थोड़ी देर के लिए तंबू से दूर वॉशरूम के लिए जाता है। अभी उसे गए हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था कि अचानक उसे अपनी पत्नी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो बुरी तरह घबरा जाता है और दौड़ते हुए तंबू के पास पहुंचता है, लेकिन उसकी पत्नी वहां नहीं थी। जैसे ही वो आसपास नजर घुमाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी मासूम पत्नी एक पेड़ के पास मरी पड़ी थी। वो बेचारा इस सदमे को संभाल भी नहीं पाया था कि तभी अचानक उस नकाबपोश कातिल ने पीछे से आकर उस पर भी अपनी भारी कुल्हाड़ी से वार कर दिया और उसे वहीं ढेर कर दिया। दूसरी तरफ चारों दोस्तों ने मिलकर अपना तंबू लगा लिया था और रहने की जगह तय कर ली थी। इसी दौरान बेन अपनी साइकिल से तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक रास्ते में किसी ने एक लंबी और मजबूत जंजीर बांध रखी थी। बेन का ध्यान उस तरफ नहीं गया और उसकी साइकिल जंजीर से टकरा गई, जिससे वो सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। शुरुआत में बेन को लगा कि शायद उसके दोस्तों ने ही मजाक में उसके साथ ये प्रैंक किया है। वो गुस्से में उन पर चिल्लाने लगा और बोला, ये कोई मजाक नहीं है, मेरे पास जेब में चाकू है, अगर अब कोई मेरे पास आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी अचानक उसे अपने पीछे से कातिल की भारी आवाज सुनाई दी, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो और इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बेन अभी मुड़कर देख भी नहीं पाया था कि कातिल ने उस पर ऐसा जोरदार वार किया कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर कैंप में जब बाण ने देखा कि बेन को आने में बहुत देर हो गई है और वो फोन भी नहीं उठा रहा है, तो वो फिक्र में पड़ गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और अकेले ही जंगल में बेन को ढूंढने निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर अचानक उसे पास ही किसी के फोन की रिंगटोन सुनाई दी। जब उसने झाड़ियों में देखा तो उसे बेन का फोन जमीन पर गिरा हुआ मिला, लेकिन बेन का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। ये देखकर बाण बुरी तरह सहम गई। वो भागते हुए वापस अपने दोस्तों के पास पहुंची और घबराकर बोली, पक्का बेन के साथ कोई बहुत अनहोनी या बुरी घटना
घटना घटी है तो उसके दोस्तों ने उसे शांत कराते हुए कहा, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो, ये जंगल पूरी तरह सुरक्षित है और बेन को कुछ नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि साइकिल चलाते वक्त उसका फोन जेब से गिर गया हो, इसीलिए वो हमसे बात नहीं कर पा रहा है और रास्ता भटक गया है। आज की रात हम यहीं रुकते हैं और कल सुबह होते ही सबसे पहले उसे ढूंढना शुरू करेंगे। सब इस बात पर राजी हो गए और उन्होंने सुबह तक वहीं रुकने का फैसला किया। रात को जब सब बैठकर बातें कर रहे थे तब सोफिया ने एक बेहद डरावना किस्सा छेड़ा। उसने कहा, आज से ठीक 20 साल पहले इसी जंगल में एक बहुत ही खौफनाक कत्लेआम हुआ था। जब सबने उत्सुकता से पूछा कि कैसा कत्लेआम, तब सोफिया ने कहानी सुनानी शुरू की। यहाँ जंगल में एक किसान अपनी फैमिली के साथ रहता था। एक वक्त ऐसा आया जब उस किसान को अपने दिमाग में शैतानी आवाजें सुनाई देने लगीं। वे आवाजें उसे अपनी ही पत्नी का कत्ल करने के लिए उकसाती थीं। शुरुआत में तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उन आवाजों का असर उस पर इतना बढ़ गया कि एक दिन उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी पत्नी को मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बेरहमी से अपनी पत्नी की अंतड़ियां तक निकाल कर खा ली। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि उनकी छोटी बेटी वहीं मौजूद थी और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। वो लड़की किसी को कुछ बता न दे और उसका राज न खुल जाए, इसीलिए उस जालिम बाप ने बिना किसी रहम के अपनी मासूम बेटी का भी सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें उस किसान की लाश एक फंदे पर लटकी हुई मिली, जिस पर चाकू के कई निशान थे। लेकिन अजीब बात यह है कि लोग कहते हैं कि वो किसान आज भी जिंदा है। वो साल में सिर्फ एक खास वक्त पर दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। लोगों का मानना है कि वो अब एक आदमखोर बन चुका है और जिंदा रहने के लिए इंसानों का शिकार करता है। ये खौफनाक कहानी सुनकर बान बेन के लिए और ज्यादा डर गई, लेकिन सोफिया ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हो सकता है ये कहानी मनगढ़ंत और सिर्फ एक अफवाह हो। असल में मेरी माँ मुझे ये कहानी सिर्फ इसलिए सुनाती थी ताकि मैं डर के मारे कभी जंगल में अकेली न जाऊं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो ये था कि जिस वक्त सोफिया ये कहानी सुना रही थी, वो आदमखोर किसान दूर झाड़ियों में खड़ा होकर उन्हें ही घूर रहा था। वो बस उनके सोने का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह जब बाण की आंख खुली तो वो ये देखकर दंग रह गई कि तंबू में वो बिल्कुल अकेली थी। उसके दोस्त वहां नहीं थे। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर अपने दोस्तों को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद वहां सोफिया आई और बोली, डरो मत, मैं तो बस पास ही नदी से पानी लेने गई थी। बाण ने घबराकर पूछा, बाकी सब कहाँ हैं? सोफिया ने कहा, मुझे नहीं पता, जब मैं पानी लेने गई थी तब तो सब यहीं थे। अब दोनों लड़कियों ने फैसला किया कि वे तुरंत अपने बाकी दोस्तों को ढूंढने निकलेंगी, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि कोई बड़ी आफत आ चुकी है। अब कहानी शिफ्ट होती है उसी आदमखोर किसान के घर पर। वहां एक भेड़ बकरियों के बाड़े में सभी को मजबूत जंजीरों से बांधकर बंदी बनाया गया था। वे सब खुद को छुड़ाने और भागने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। तभी दरवाजे से वो आदमखोर किसान हाथ में अपनी भारी कुल्हाड़ी लिए अंदर आता है। उसे देखते ही डर के मारे बेन ने तुरंत आंखें बंद कर लीं और मरने का नाटक करने लगा। मार्क ने भी अपना सिर नीचे झुका लिया, मानो अब उसमें हिम्मत ही न बची हो। लेकिन जेसिका ने हिम्मत दिखाई। वो गिड़गिड़ाते हुए उस किसान से भीख मांगने लगी, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तो बस एक कमजोर और मासूम लड़की हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। उसकी बातें सुनकर किसान मुस्कुराया और बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को मारना तो सच में गुनाह होगा। मुझे तो तुम्हें अपने कंधों पर उठाना चाहिए। ये कहकर उसने अपनी कुल्हाड़ी हवा में लहराई और एक झटके में उस जंजीर को काट दिया जिससे जेसिका बंधी थी। फिर उसने जेसिका को अपने कंधे पर उठाया और उसे बाड़े से बाहर ले जाकर एक सुनसान कमरे में ले गया, जहाँ वे दोनों अकेले थे। वहाँ ले जाकर वो अपने हथियारों के ढेर में से कत्ल करने के लिए औजार चुनने लगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसने एक बड़ी सी कैंची उठाई और जेसिका की तरफ बढ़ा। कैंची देखकर जेसिका डर के मारे कांपने लगी और सहमक कर पूछा, क्या तुम कोई नाई हो जो मेरे बाल काटना चाहते हो? जेसिका की बात सुनकर वो आदमखोर किसान सनकी अंदाज में हंसा और बोला, तुम्हारी इस हंसी पर तो मैं अपना इरादा बदल देता हूँ, चलो मैं कैंची छोड़कर कुछ और चुनता हूँ। ये कहकर उसने कैंची रख दी और एक धारदार दरांती उठा ली। वो जेसिका के पास आया और बोला, तैयार हो जाओ, आज हम दोनों मिलकर एक बहुत ही स्वादिष्ट कलेजी खाएंगे। इससे पहले कि जेसिका कुछ समझ पाती, उसने उस दरांती से जेसिका का पेट चीर दिया। इसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। इसके बाद वो वापस बाड़े में गया और मार्क को खोलकर अपने साथ ले आया। ये सब देखकर बेन समझ गया कि अब अगला नंबर उसी का होने वाला है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार खुद को जंजीरों से आजाद कर लिया। उसने जमीन पर पड़ी कातिल की कुल्हाड़ी उठाई और बदला लेने के लिए दबे पांव उसके पीछे चल दिया। उधर कातिल ने मार्क को एक कुर्सी पर बांध रखा था और हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसके सामने खड़ा था। मार्क अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन उस बेरहम कातिल का दिल नहीं पिघला। उसने कुल्हाड़ी के एक ही वार से मार्क का भी काम तमाम कर दिया।
इंसानी अंगों को मक्खियों से बचाने के लिए वो उन्हें कांच के बड़े बड़े जार में बंद करके रख देता था ताकि बाद में उन्हें आराम से खा सके। इधर बेन उस मनहूस घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो छिपते छिपाते एक सुनसान कमरे में पहुंचा जहां उसे एक अलमारी दिखाई दी। जब उसने अलमारी खोली तो उसके होश उड़ गए। पूरी अलमारी इंसानी अंगों से भरे कांच के जारों से भरी पड़ी थी। बेन ने जैसे ही एक जार को देखने के लिए उठाया, उसे अपने करीब कातिल के कदमों की आवाज सुनाई दी। बेन तुरंत वहां से भागा। आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा संदूक दिखाई दिया जिसके अंदर से किसी के तड़पने और मदद मांगने की आवाज आ रही थी। बेन उसे खोलने ही वाला था कि तभी कातिल के आने की आहट हुई और वो पास ही छिप गया। कातिल कमरे में आया और संदूक से आ रही कराहने की आवाज सुनकर चिढ़ गया। उसने सबसे पहले उस संदूक पर ही अपनी कुल्हाड़ी से कई वार किए ताकि अंदर मौजूद इंसान हमेशा के लिए खामोश हो जाए और उसका सिर दर्द खत्म हो। बेन बिल्कुल पास ही छिपा हुआ था। अगर वो जरा सी भी हलचल करता तो कातिल उसे पकड़ लेता, लेकिन बेन अपनी सांसें रोककर तब तक खड़ा रहा जब तक कातिल वहां से चला नहीं गया। कातिल के जाने के बाद बेन ने जब संदूक खोला तो वो दंग रह गया। अंदर वही महिला टूरिस्ट थी जो जंगल में गायब हुई थी, लेकिन अब वो मर चुकी थी। उसी पल बेन को लगा कि कातिल दोबारा उसी की तरफ आ रहा है। वो जान बचाकर भागा, लेकिन उसकी फूटी किस्मत आगे एक बंद दीवार थी और पीछे कातिल खड़ा था। कातिल ने बेन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें पकड़ तो लिया है, लेकिन मैं तुम्हें कुल्हाड़ी से नहीं मारूंगा। और अपने भारी हाथों से बेन के चेहरे पर तब तक घूंसे बरसाए जब तक कि उसका चेहरा लहूलुहान नहीं हो गया। बेन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसका भी वही हश्र हुआ जो उसके दोस्तों का हुआ था। दूसरी तरफ काफी ढूंढने के बाद बान और सोफिया आखिरकार उसी कातिल के घर तक पहुंच गईं। उन्हें लगा कि ये किसी आम इंसान का घर है, इसलिए वे मदद मांगने के इरादे से अंदर घुस गईं। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उन्हें अजीब लगा, क्योंकि घर बिल्कुल सुनसान और खंडहर जैसा था, मानो सालों से वहां कोई न रहा हो। दोनों लड़कियां थक कर वहीं बैठ गईं और सोचने लगीं कि अब क्या किया जाए। बार्न ने सोफिया से कहा, तुम यहीं सुरक्षित बैठो, मैं जरा बाहर जाकर मोबाइल का नेटवर्क ढूंढती हूँ ताकि किसी को फोन लगा सकूं। जब सोफिया घर में अकेली बैठी थी तभी उसे कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो उसे दीवार में एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। अपनी उत्सुकता को न रोक पाने के कारण वो उस सुरंग के अंदर चली गई ताकि देख सके कि वहां क्या है। वो उस अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। सुरंग के अंदर जाते ही सोफिया को थोड़ा डर लगा और खतरे का एहसास हुआ। उसने घबराकर अपने पति मार्क को जोर जोर से आवाज देना शुरू कर दिया। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि उसकी आवाज सीधे कातिल के कानों तक पहुंच गई। कातिल मन ही मन बहुत खुश हुआ कि एक और शिकार बिना किसी मेहनत के खुद ब खुद उसके जाल में फंसने चला आया है। सोफिया आगे बढ़ती हुई उसी पशुओं के बाड़े में पहुंच गई। तभी अचानक उसे सामने कुल्हाड़ी लिए कातिल की डरावनी परछाई अपनी तरफ आती दिखी। वो जान बचाकर भागी और पास ही रखे लकड़ियों के एक बड़े ढेर के पीछे छिप गई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने अपनी सांसें पूरी तरह रोक ली थीं, इसलिए कातिल उसे देख नहीं पाया और वहां से आगे निकल गया। कातिल के जाते ही सोफिया दबे पांव बाहर निकली। वो बहुत खुश थी कि उसने आखिरी पल में अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी ये खुशी बस चंद सेकंड्स की ही थी, क्योंकि वो शातिर कातिल लकड़ियों के ढेर के नीचे से अचानक दोबारा निकला और उसने सोफिया को दबोच लिया। कातिल ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं इतनी आसानी से चला गया? ये कहकर उसने एक बड़ी तलवार निकाली और सीधे सोफिया के पेट में घोंप दी। इस तरह सोफिया का भी अंत हो गया। उसी समय बाण घर के थोड़े करीब ही थी, जहां उसने सोफिया के चीखने की आवाज सुन ली। वो दबे पांव आवाज की तरफ बढ़ी, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कातिल सोफिया की लाश को घसीट कर ले जा रहा था। बाण डर के मारे तुरंत छिप गई ताकि कातिल की नजर उस पर न पड़े। थोड़ी देर बाद जब उसने छिपकर दोबारा देखा तो कातिल सोफिया के पैर को काटकर खाने की तैयारी कर रहा था। तभी कातिल को एहसास हुआ कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वो तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा ताकि देख सके कि वहां कौन है। मुसीबत ये थी कि बाण दरवाजे के बिल्कुल पास ही छिपी थी। अगर वो जरा सी भी हिलती या कोई छोटी सी आवाज भी करती तो कातिल उसे पकड़कर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन बाण की किस्मत अच्छी थी कि कातिल उसे देख नहीं पाया और वापस जाकर सोफिया की लाश को काटने लगा। अभी कुछ ही देर बीती थी कि अचानक बाण को महसूस हुआ कि किसी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी है। जब उसने मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई। ये वही आदमी था जो फिल्म की शुरुआत में जंगल में अपनी गायब बेटी को ढूंढ रहा था। उसने बाण को इशारा किया कि वो बिल्कुल चुप रहे, सामने देखे और उस रास्ते पर आगे बढ़े जो कातिल की नजरों से दूर जाता हो। जब वे कातिल से थोड़ी दूर सुरक्षित जगह पर पहुंचे तो बाण ने उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? उस आदमी ने उदास होकर जवाब दिया, मैं एक बेबस पिता हूँ। मेरी भी तुम्हारी उम्र की एक बेटी थी जिसे उस दरिंदे ने बेरहमी से मार डाला और मुझसे मेरी खुशियां छीन ली। उस दिन के बाद से मैं एक पल भी चैन से सो नहीं पाया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि या तो उस कातिल से
अपनी बेटी की मौत का बदला ले सकूं या फिर खुद मरकर इस दर्द से छुटकारा पा सकूं। लेकिन तुम इस मनहूस जगह पर क्या कर रही हो? बाण ने कहा, मैं यहाँ अपने दोस्तों को ढूंढने आई हूँ। ये सुनकर उस आदमी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? तुम इस हालत में अपने दोस्तों को बचाओगी? वे कब के मर चुके होंगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपनी जान बचाकर यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा भी वही हाल हो। बाण ने जिद करते हुए जवाब दिया, मैं अपने दोस्तों को देखे बिना यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगी। उस आदमी ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ जहाँ वो कातिल लाशों को रखता है। उसके बाद ये तुम्हारी किस्मत पर है कि वे तुम्हें जिंदा मिलते हैं या मरे हुए। तभी अचानक कातिल उनके सामने आ धमका। वे दोनों जान बचाकर भागे और घर के एक कमरे में घुसकर खुद को बंद कर लिया। वो आदमी अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को रोककर खड़ा हो गया ताकि कातिल अंदर न आ सके। साथ ही उसने वो बंदूक बाण के हाथ में थमा दी और चेतावनी दी, इसमें सिर्फ एक ही गोली बची है, इसे बर्बाद मत करना। दरवाजे के पीछे से कातिल अपनी तलवार से लगातार वार कर रहा था। ये देखकर उस आदमी ने बाण से कहा, तुम यहाँ से भागो, मैं इसे संभालता हूँ। वो अपनी बेटी के गम में इतना टूट चुका था कि उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। वो कातिल का ध्यान भटकाने के लिए खुद की बलि देने को तैयार हो गया। जैसे ही बाण वहां से भागी, कातिल दूसरे दरवाजे से कमरे के अंदर घुस आया। वो पिता कातिल के सामने बिना किसी डर के खड़ा था, क्योंकि अपनी बेटी की मौत के बाद उसकी जिंदगी पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसने कातिल को उकसाते हुए चिल्लाकर कहा, डरपोक कातिल, मुझे भी मार डाल जैसे तूने मेरी मासूम बेटी को मारा था। मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, हिम्मत है तो मार मुझे। और अफसोस, उस बेरहम कातिल ने कुल्हाड़ी उठाई और उस बेबस पिता की ख्वाहिश पूरी कर दी और उसे मार डाला। उस बेबस पिता को मारने के बाद कातिल ने उसकी लाश के मुंह में ही अपनी तलवार घोंप दी और उसे वहीं ढेर कर दिया। इधर भागते भागते बाण उस घर के हिस्से में पहुंच गई जहां कातिल ने सारी लाशें छिपा कर रखी थीं। वहां का डरावना मंजर देखकर बाण सन्न रह गई। वो लाशों के बीच सहमी हुई आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे एक लड़की दिखाई दी जो अभी तक जिंदा थी। वो लड़की बाण को देखते ही अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चीखने और रोने लगी। बाण ने उसे चुप कराने की कोशिश की ताकि कातिल उनकी आवाज न सुन ले, लेकिन वो लड़की डर के मारे पागलों की तरह चिल्लाती रही। और जैसा कि अंदेशा था, उनकी आवाज सुनकर वो आदमखोर कातिल कमरे के अंदर आ धमका। बाण ने फुर्ती दिखाई और तुरंत पिछले दरवाजे से बाहर की तरफ भाग निकली। जैसे ही उसने देखा कि कातिल की परछाई उसके पीछे आ रही है, उसने अपनी बंदूक तानी और उस आखिरी गोली से उसे उड़ाने की तैयारी करने लगी। लेकिन शातिर कातिल ने उसे चकमा दे दिया और बंदूक चलाने से पहले ही उस पर हमला कर दिया। उसने बाण के चेहरे पर इतनी बेरहमी से घूंसे मारे कि उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया। फिर उसने बाण को जमीन पर पटक दिया और अपनी जेब से चाकू निकालकर उसे मारने ही वाला था। ठीक उसी वक्त बेन, जो अभी तक किसी तरह जिंदा था, वो वहां आ पहुंचा। उसने अपनी दोस्त बाण को बचाने के लिए पूरी ताकत से कातिल पर धावा बोल दिया, लेकिन वो आदमखोर कातिल बेन से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने बेन को दबोच लिया और अपने नुकीले हथियारों से उसके पेट पर कई वार किए। बेन लहूलुहान होकर गिर पड़ा, लेकिन उसने बाण को मौका दे दिया। बाण ने तुरंत जमीन पर गिरी बंदूक उठाई, निशाना साधा और आखिरकार कातिल के सीने में वो आखिरी गोली उतार दी। कातिल वहीं ढेर हो गया और उन्हें उससे परमानेंट छुटकारा मिल गया। कातिल के मरते ही बाण भागकर अपनी सहेली जेसिका को ढूंढने गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका दिल टूट गया। जेसिका की मौत हो चुकी थी और उसके शरीर के अंग बेहद खौफनाक तरीके से टेबल पर सजे हुए थे। इस भयानक मंजर को पीछे छोड़ बाण किसी तरह उस मनहूस घर से बाहर निकली। वो जंगल में तब तक दौड़ती रही जब तक कि वो मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गई। सड़क पर उसे एक कार आती दिखाई दी। कार के मालिक ने जब इस हालत में एक लड़की को देखा तो वो तुरंत गाड़ी से उतरा। उसे लगा कि जंगल के किसी खूंखार जानवर ने इस लड़की पर हमला किया है। उसने बाण को अपनी गाड़ी में बैठाया और वे वहां से निकल गए। काफी लंबा सफर तय करने के बाद बाण की आंख लग गई और वो कार में ही सो गई। थोड़ी देर बाद कार के मालिक ने उसे जगाया और परेशान होकर कहा, हम काफी देर से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक ही गोल चक्कर में घूमकर बार बार उसी जगह वापस आ रहे हैं। उसने बाण से कार में ही रुकने को कहा और खुद पास बने एक घर के लोगों से रास्ता पूछने के लिए नीचे उतरा। बाण को तुरंत किसी बड़े खतरे का एहसास हुआ। वो कार से नीचे उतरी और बोली, आपका वहां जाना ठीक नहीं है, यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। चलिए वापस कार में बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक झाड़ियों से वही कातिल दोबारा बाहर निकला और उसने कार के मालिक को एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया। दरअसल वो गोली खाने के बाद भी जिंदा बच गया था। बाण तुरंत भागकर कार के अंदर घुसी ताकि
ताकि गाड़ी स्टार्ट करके भाग सके, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कार की चाबी तो मरे हुए मालिक की जेब में ही रह गई थी। उसी पल कातिल ने कार का दरवाजा खोल दिया और बोला, अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकती। बाण ने अपनी पूरी ताकत से उसे लात मारकर पीछे धकेला और दूसरे दरवाजे से निकलकर जंगल की तरफ भागने लगी। बाण की किस्मत अच्छी थी कि उसकी मारी हुई गोली की वजह से कातिल लंगड़ा रहा था और तेज दौड़ नहीं पा रहा था। भागते भागते बाण पुरानी और कबाड़ कारों के एक बहुत बड़े ढेर के पास पहुंच गई। कातिल भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया और गाड़ियों के बीच उसे ढूंढने लगा। तभी बाण चुपके से कातिल के पीछे आई और उसने लोहे की एक भारी रॉड से कातिल पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। उसने उसे मार मारकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे वो उठने लायक नहीं बचा। बाण ने बिना वक्त गंवाए एक क्रेन का लीवर खींच दिया, जिसके ऊपर एक भारी भरकम कार रखी थी। इससे पहले कि कातिल खड़ा हो पाता, वो विशालकाय कार सीधे कातिल के ऊपर आ गिरी और उसने कातिल को बुरी तरह कुचलकर उसका कीमा बना दिया। इस बार हम कह सकते हैं कि उस आदमखोर कातिल का सच में खात्मा हो चुका था। कातिल को हमेशा के लिए खत्म करने के बाद भी बाण के दिल का खौफ कम नहीं हुआ। उसे महसूस हो रहा था कि उस कातिल की दुष्टता और इस मनहूस जंगल का श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ है और ये जंगल आने वाले समय में और भी कई मासूम लोगों को ऐसे ही खौफ से डराता रहेगा। और यहीं पर हमारी ये खौफनाक फिल्म खत्म होती है। पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए। इसका पार्ट 2 और भी मजेदार है, लेकिन मैं वो तभी डालूंगा जब 100 से ज्यादा लोग इस वीडियो पर कमेंट करेंगे और 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करेंगे।